आदाब। आदाब आदाब डॉक्टर साहब। हाँ। द सक्सेस स्टोरीज में आपका खैर मकदम है। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो एक मशहूर साइंटिस्ट हैं, गैती हसन। आज हम यहाँ पर बात करेंगे उनके करियर की, उनकी स्ट्रगल्स की एक औरत के तौर पर, या फिर जो भी हमारे समाज में किस तरीके से एक साइंटिस्ट बनने तक का उनका सफर पहुंचा और कैसे ये शुरू हुआ। तो सबसे पहले गैती हसन साहिबा, आपका खैर मकदम है। सबसे पहले मैं इस बारे में बात करना चाहूंगा, आप अपनी जिंदगी के बारे में बताइए। ये ख्याल कहाँ से आया कि आपको साइंटिस्ट बनना है या साइंटिस्ट ही बनना है? तो ये ख्याल कैसे आया और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? शुक्रिया साकिब साहब मुझे यहाँ बुलाने का। देखिए, मैं कोशिश करूंगी जहाँ तक के आपके सवालों का जवाब दूं। जहाँ तक कि साइंटिस्ट बनने का इरादा मेरा था, मेरे ख्याल से ये मैं पढ़ाई लिखाई में हमेशा इंटरेस्टेड थी और मेरा सारा खानदान माने औरतों की पढ़ाई में काफी आगे रहा है। मेरी नानी तक ने शायद क्लास 10 पास कर लिया था। ये तो बिल्कुल 19th सेंचुरी के शुरू में, माने 19 समथिंग अर्ली में। तो और मेरी मदर ने फिर उसके बाद काफी पढ़ाई की। तो उनकी बहन ने पढ़ाई की, मेरी नानी की बहन ने पढ़ाई की। तो हमारे और मेरे फादर की फैमिली में भी सब लोगों को काफी माने पढ़ाई से इंटरेस्ट था। तो इसकी वजह से शायद कुछ एक ऐसा माहौल बन जाता है घर के अंदर जिससे इनकरेजमेंट रहता है कि आप पढ़ाई की कोशिश करें। और ये भी बात है कि उस जमाने में माने मिडिल क्लास फैमिली, मुस्लिम मिडिल क्लास फैमिलीज में शायद कुछ बहुत ज्यादा दूसरी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी। माने आप पढ़ के लिख के और फिर कुछ बने कुछ करें, तो ये सारा माने यही माहौल था कि आप के बिजनेस शुरू करें या आप कुछ और तरीके का काम करें, तो उसका थोड़ा कम था। और लड़कियों के लिए पर्टिकुलरली माने इंजीनियरिंग में लड़कियां जाएं, इस तरह का थोड़ा माहौल कम था। तो इसकी वजह से शायद कुछ इसका इन्फ्लुएंस रहा होगा मुझ पे। लेकिन मुझे स्कूल से ही लगा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ। मेरे सोशल स्टडीज में कुछ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था नहीं, मैंने हिस्ट्री में इंटरेस्ट था लेकिन इतना इंटरेस्ट नहीं था। आई थिंक इसकी भी कुछ बैकग्राउंड ये मैं कहूंगी कि शायद टीचर्स से बहुत फर्क पड़ता है। जो आपके वहाँ स्कूल में टीचर्स हों, वो आपको किस तरह से इंथुज करते हैं, किस तरह से आपको इनकरेज करते हैं, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और ये मुझे याद है कि हमारे स्कूल में, अलीगढ़ में मैं पढ़ी थी, तो एक छोटा सा कॉन्वेंट स्कूल था, अब तो खैर बहुत बड़ा हो गया है। तो उस जमाने में बहुत छोटा था, नया खुला था बिल्कुल। तो हमारी मेरी फिजिक्स की टीचर बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा पढ़ाती थी। तो उससे कुछ मेरा वो हुआ कि मैं साइंस करने की कोशिश करूं। मेरी बहनों ने साइंस पढ़ा था, मेरी अम्मा ने एक्चुअली इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा था, तो हो सकता था कि मैं इंग्लिश लिटरेचर में चली जाती, लेकिन बस ये हुआ कि साइंस में कुछ इंटरेस्ट आ गया, तो इससे स्कूल में साइंस में इंटरेस्ट बढ़ा। जी। सबसे पहले जैसे कि आपने कहा, आपने जगह जगह आपकी जो पैदाइश है या फिर आपकी जो परवरिश है, स्कूलिंग है, वो अलीगढ़ से हुई। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के आप पास रही, उसके बाद आप डीयू चले। जी, तो मैं जी। स्कूल तो मैंने अलीगढ़ से किया, लेकिन फिर मुझे कुछ थोड़ा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर औरतों की तरफ से थोड़ा रिस्ट्रिक्टिव लगा मुझे। मेरी बहनों ने वहीं पढ़ा है बाय द वे, और मेरी अम्मा वहां पढ़ाती थी, मेरे अब्बा भी वहीं पढ़ाते थे। तो कुछ जब मैं वहां पे बढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि यहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव है लड़कियों की तरफ से। और कुछ ये सोच के कि दिल्ली पास है अलीगढ़ के, तो आप जानते हैं। जी। तो मेरी एक और चचाजाद बहन दिल्ली में पढ़ रही थी उस जमाने में, मिरांडा हाउस में। तो कुछ उनके इन्फ्लुएंस में कुछ बात करके मुझे लगा कि मैं दिल्ली में जाके पढ़ूंगी, मैं अलीगढ़ में नहीं रहना चाहती और पढ़ाई करने के लिए। तो इससे, और उस वक्त मेरे वालिद से काफी माने वो इतने खुश नहीं थे कि मैं बाहर जाना चाह रही हूँ। तो कुछ उनसे थोड़ा सा मेरी बहस हुई, फिर मेरी मदर ने उनको काफी पर्सुएट किया। तो मेरी मदर की बहुत इन्फ्लुएंस रही है मेरे ऊपर शुरू से ही काफी।
तो उसकी वजह से मैं जा सकी और फिर दिल्ली में पढ़ना शुरू किया अंडर ग्रेजुएट। आपने कहीं पर ये भी लिखा है कि किस तरीके से मिरांडा हाउस और उसके बाद आपने जेएनयू में भी पढ़ाई करी, जिसकी वजह से आपके इस तरीके के इंटरेक्शंस रहे, जिससे आपका सोशल साइंसेज या सोसाइटी के बारे में भी एक नजरिया पैदा हुआ है। तो ये चीज आप इसे अपनी जो पूरा आपका एक नजरिया है, इसका रिसर्च पर एक इम्पैक्ट, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ये देखा गया है, खास तौर पे बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं कि स्पेशलाइजेशन और सुपर स्पेशलाइजेशन इन साइंसेस कितना इंपॉर्टेंट या कितना गलत हो सकता है। इस पर बहुत लोगों ने बहस की है, सीवी रमन ने भी, भटनागर साहब ने भी। तो आपका क्या नजरिया है कि ये कितना जरूरी है कि हम और चीजों को जानें रिसर्च के पर्सपेक्टिव से? नहीं, रिसर्च के पर्सपेक्टिव से तो मेरे ख्याल से थोड़ा मुश्किल होता है कि आप बहुत सारी और चीजें जान सकें, क्योंकि मैं तो अपने ही सब्जेक्ट में जिसमें मैं पढ़ाई पढ़ती हूँ उसमें ही कितना स्पेशलाइज करके समझने की कोशिश करते हैं, उसमें माने बहुत टाइम और काफी एफर्ट लगता है उसको समझने वगैरह में। लेकिन इंटरेस्ट तो बना रहता है ना और चीजों में, और पढ़ना और लिखना और चीजों का तो रहता ही है, वो रहना चाहिए भी और रहता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर साइंटिस्ट अपने आसपास का जो माहौल है उसको ना समझें और अपने एक जैसे जिसे कहते हैं आइवरी टावर में रहें, तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि फाइनली साइंटिस्ट की भी जो जो काम है, एटलीस्ट हिंदुस्तान में तो करीब करीब 100% काम जो हम लोग करते हैं वो सब पब्लिक फंडेड है, माने गवर्नमेंट से पैसा आता है और वो लोगों के पैसों से गवर्नमेंट हमको पैसा देती है। तो उसको उस काम को माने ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि वो बिल्कुल सोसाइटी से अलग ही हो। कुछ कोशिश तो करनी चाहिए सबको कि उसको सोसाइटी से रिलेट करें या समझने की कोशिश करें कि क्या है आपके आसपास जिससे आप अपना जिसकी वजह से आप अपना काम कर सकते हैं, अपना काम बढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका काम उस हमेशा बिल्कुल किसी काम के लिए किसी यूजफुलनेस में जरूरी हो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको समझें कि आप किस माहौल में जिंदा हैं और किस माहौल में आप काम कर रहे हैं। तो इस जी, वजह से सोसाइटी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैंने समझना जरूरी है। जी। आपका जो एक ऐसे है लीलावतीज डॉटर्स में जो पब्लिश हुआ था, बहुत तो उसमें काफी साल हो गए उसके। हाँ जी, जी। हाँ। तो उसमें आपने ये लिखा है कि जब आपने कैम्ब्रिज के लिए दाखिले के लिए अपनी एप्लीकेशन लिखी, तब आपको पहली बार ये एहसास हुआ कि आइडेंटिटी की वजह से डिस्क्रिमिनेशंस हो सकते हैं, जिसके बाद आपने अंदर ये अहद किया, कहीं ना कहीं खुद से ये वादा भी किया कि आप कहीं ना कहीं जो औरत स्टूडेंट या औरत कलीग हैं उनका साथ देंगी, मतलब आगे बढ़ने में। तो इस यस, पर थोड़ी सी रोशनी डालिए कि एज अ साइंटिस्ट भारत में या फिर दुनिया में भी एक औरत के तौर पर या एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी जैसे कि इंडिया में मुस्लिम्स हैं, तो उस तरीके से भी किस किस तरीके की प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं और उनसे बाहर निकलने के क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिए हाँ, तो जो आप कह रहे हैं वो तो एक बारी मुझे लगा कि मेरा कुछ थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जिसकी वजह से मुझे लगा कि मुझे एक काफी खराब सा रिकमेंडेशन लेटर मिला, जिस और उसके थोड़ा सा कुछ मुश्किल हुई मेरे लिए। लेकिन इसमें मैंने जितना कोशिश कर सकती थी मैंने कोशिश की, मेरे जिनको मैं जानती थी, जिन लोगों को उनसे बात की, तो आई कुड ओवरकम इट फाइनली। तो ये सब मेरा अंदाजा ये है कि अगर ये तो होता ही है डिस्क्रिमिनेशन, और सिर्फ मेरे ख्याल से आई मीन मुस्लिम होने की वजह से या औरत होने की वजह से, सिर्फ इन वजहों से डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, और भी वजहें हैं और लोगों को लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं बहुत सारी और वजहों से। तो डिस्क्रिमिनेशन तो एक, मुझे ये समझिए कि एक गिवन है किसी भी उसमें, किसी भी अगर आप काम करना शुरू करें तो कहीं ना कहीं तो आपको हमेशा लगेगा कि ये तो मुझे मिलना चाहिए था, मुझे नहीं मिला, ये किसी और को मिला। इसमें समझने की बात यह है कि आप इसको कैसे डील करते हैं, आप इसके साथ कैसे माने इसको आप नेगेटिवली अगर ले लें तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको आप किस तरह से इसका मायने समझें, इसको किस तरह से अपने लिए एक लेसन समझें और किस तरह से कहें कि मैं इससे आगे कैसे बढ़ूं। तो
इसी तरह से मैंने जहां पे भी हो सका मैंने यही कोशिश की है कि अगर मुझे लगा कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है या डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं अपने को ज्यादा पुश करके कुछ ज्यादा ही ठीक करूं। और जहां तक, जैसे मैंने लिखा था कि जहां तक मैं कोशिश करूं कि हम मेरे साथ जो लोग हैं उनको मैं कोशिश करके उनको इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन ना हो हमारे अपने बीच में, बिल्कुल। तो इस तरह से सोचती हूँ और इसी तरह से कोशिश की है हमेशा काम करने की और बढ़ने की। जी। इसके अलावा आपने उस ऐसे जिसकी मैंने अभी बात की उसमें भी, उसके अलावा साइंस रिपोर्टर का भी मार्च का ये एडिशन आया है, विमेन स्पेशल, जिसमें आपका फिर से एक ऐसे है, तो उसमें भी आपने और एक दो और जगह पर भी मैंने आपको सुना है, तो वहां पर आपने हमेशा ये कहा है कि एक औरत को साइंटिस्ट होने के लिए जरूरी है कि उसकी फैमिली की एक तरीके से सपोर्ट उसे हासिल हो। मतलब आपने इस पर कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिया है, जो कि मैंने देखा है। तो अगर मान लीजिए, अब बहुत से लोग कहेंगे कि मान लीजिए हमारी सब फैमिली उतनी सपोर्टिव नहीं है, तो हम क्या करें? तो इस पर थोड़ी आप मतलब नजर डालें। हाँ, देखिए, मैं फैमिली से ये नहीं कह रही हूँ कि मैंने आपके सारे फैमिली के सब मेंबर्स हों, लेकिन कुछ तो सपोर्ट जरूरी है। क्योंकि या फिर आप ये अपना, स्पेशली मैं कहती हूँ हमारे हम लोग जिस माहौल में रहते हैं, हिंदुस्तान में जिस तरह के माहौल में रहते हैं, यहाँ पे हम लोगों की फैमिली काफी इम्पोर्टेंट है। माने हम लोग समझते हैं कि हम लोगों की फैमिली काफी इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप ये डिसाइड कर लें कि मैं अपनी फैमिली से कुछ ज्यादा लेना देना नहीं रखूंगी, तो वो दूसरी बात है। हो सकता है कुछ लोग कर लेते हैं और कर लें तो ठीक है, जो लोग कर सकते हैं और उसके अलावा बने आगे बढ़ सकते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक हो सके मैं देखती हूँ, और मेरे अपने लैब में जो लड़कियां आती हैं पढ़ने के लिए उनसे उनका भी देखती हूँ कि सब लोग चाहते हैं कि अपने उनके जो पेरेंट्स हैं या उनके जो इन लॉज हैं वो लोग उनसे खुश रहें। माने और सब लोग ये चाहते हैं कि वो काम कर रहे हैं उसमें, माने घर पे हर वक्त कुछ खिटपिट ना होती रहे कि उनके हस्बैंड उनसे कह रहे हैं कि तुम लोग देर में क्यों आ रही हो, तुम्हारा काम इतना लंबा कैसे चल रहा है। तो उसके साथ मैंने एटलीस्ट जिस तरह का हम लोग जो काम करते हैं एक्सपेरिमेंटल वर्क, जिसमें कभी कभी देर हो जाती है, रात को 11 बज सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसमें अगर आपको फैमिली का सपोर्ट नहीं है तो आपकी जिंदगी में हर वक्त एक टेंशन रहेगा। और मेरे ख्याल से अगर ये टेंशन आपकी जिंदगी में है तो थोड़ा साइंटिफिक वर्क अच्छी तरह से करना। मैं जिस तरह का वर्क काम मैं करती हूँ, जो रिसर्च का काम है जिसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है, अगर आपके हर वक्त आपके दिमाग में एक टेंशन है कि कि अब घर पे क्या होगा, मेरी मदर इन लॉ क्या मुझे डांटने वाली हैं, क्या मेरे मियाँ से मेरी लड़ाई होने वाली है, क्या मेरे बच्चे रो रहे होंगे क्योंकि मैं घर पे नहीं आई, तो अगर ये सब आपके दिमाग में है तो फिर थोड़ा रिसर्च करना मुश्किल हो जाता है। अगर आपके पास सपोर्ट है, जैसे मेरे जिंदगी में आई हैव बीन वेरी लकी, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मेरी छोटी बच्ची जब थी तो वो हमेशा, मैंने उसको कोई, मुझे कभी परेशानी नहीं होती थी कि वो स्कूल से आएगी वापस तो कोई घर पे नहीं होगा। इस तरह का सपोर्ट अगर आपको मिले फैमिली से तो आगे बढ़ना काफी आसान हो जाता है। हम ये नहीं कह रही हूँ कि आप लड़के और फैमिली से भिड़ के भी नहीं काम कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आसानी जो होती है उससे फिर अच्छा काम होता है। तो इसलिए मैंने हमेशा ये कहा है कि फैमिली सपोर्ट काफी इम्पोर्टेंट होता है, और अगर ये मिल जाए तो मेरे ख्याल से उससे आगे बढ़ना काफी आसान हो जाता है। जी। इसके अलावा आपने एक और चीज के बारे में बात की है, अबाउट द व्हाट वी कॉल, जिसे हम कहते हैं इंटरेक्शंस, लोगों का, जिसे एक जी तरीके से पब्लिक रिलेशंस, कि वो जी किस तरीके से मेल डोमिनेटेड है, और वुमेन को कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, एक फैमिली संभाली, उसके बाद हमने रिसर्च वर्क किया, लैब में किया, उसके बाद का जो वक्त होता है सोशलाइज होने का, वो जी औरत को मर्दों के मुकाबले कम मिलता है। तो इससे कैसे तो डील है। करते हैं? इसके लिए तो आपको कोशिश करनी पड़ती है बस, और इसमें हमेशा, अब वो तो अभी भी मेरे ख्याल से ये है कि मैं तो अपने वुमेन कलीग्स में भी देखती हूँ अभी भी कि माने ये कोशिश करें कि वो बाहर जाके अपना काम और जगह बताएं, उसके बारे में बात करें।
ये थोड़ा-सा विमेन में औरतों में हेसिटेंसी रहती है इसकी। कुछ कुछ ये अंदाज़ा रहता है कि जब मैं अच्छा काम करूँगी, तो और लोग मुझे इसको देखेंगे और इसके बारे में बात करेंगे और फिर मुझे वो जो जो कुछ रिकॉग्निशन मिलना है वो मिलेगा। होता है, ऐसा भी होता है, कुछ थोड़ा-बहुत होता है और ऐसा नहीं है कि लोग बिल्कुल भूल जाते हैं, लेकिन जितना जिस जिस ज़रिए से आदमी इसमें आसानी से कर पाते हैं, एक-दूसरे के साथ बिल्कुल बैठ के और सब कुछ आसानी से उनके पास होता है, उतना आसानी से औरतों का नहीं हो पाता है। और इसलिए मैं हमेशा लिखती हूँ कि औरतों को इसके लिए कोशिश करनी पड़ती है, थोड़ा-सा दे शुड बी अवेयर कि ऐसा है और इसके लिए वो थोड़ा-सा अपने को कोशिश करके थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करें और नहीं तो आसानी से लोग भूल जाते हैं कि इन्होंने ये काम किया या इन्होंने वो काम किया। जी, चलिए ये सब तो हो गई सोसाइटी की बात, औरतों की बात, कम्युनिटी की बात। एक बार अब हम बात करते हैं आपकी रिसर्च की, ठीक है? तो ज़रूर, आपका जो ज़रूर। जी, आपका जो रिसर्च है वो बेसिकली न्यूरो डिजेनरेटिव पर है शायद, न्यूरो जी, डिजेनरेशन, ड्रोसोफिला के साथ काम किया है। काफ़ी जी, लोगों को काफ़ी अजीब लगेगा ये जानकर कि छोटी-सी जो मक्खी होती है, उसके जी, जी। दिमाग की जो नर्व सेल है, उस पर आपने एक ज़िंदगी बिता दी है और आप उसको स्टडी भी कर रहे हैं। मतलब हम तो मक्खी नहीं देख पाते हैं। तो उसके हाँ, बारे में थोड़ा बताइए कि पहले तो आपको ये शौक कैसे आया? जैसे कि आपने मतलब शुरुआत आपने उबैद सिद्दीकी साहब के साथ की थी, जी, जिनके जी, बारे में मैंने खुद भी 1-2 बार मज़मून लिखे हैं, मतलब उनकी जी, जो जी, जी, जी। अच्छा, अच्छा। कंट्रीब्यूशन थी। हाँ, तो दैट्स नाइस। वो जो चीज़ है वो एक बार कि मतलब किस तरीके से ये ख़्याल आया कि ये काम करना है? क्योंकि कहीं न कहीं जब आपने शुरू किया होगा तब ये काफ़ी नया फ़ील्ड रहा होगा। तो ये पूरा का पूरा। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर मैं कोशिश करूँगी समझाने की इसमें कैसे शुरू हुआ। तो जब मैं पीएचडी कर रही थी केम्ब्रिज में, उस ज़माने में एक नया डिसिप्लिन सॉर्ट ऑफ शुरू हुआ था बायोलॉजी में, एक नया मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है जो आप माने जो डीएनए, आरएनए इस तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसको पढ़ने की जो कोशिश होती है, उसको वो तो अब वो एक नया डिसिप्लिन था और उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैंने पीएचडी उसमें किया सबसे ज़्यादा। अच्छा, ये तो सब जानते हैं कि डीएनए में होते हैं जीन्स और जीन्स से होता है ये डिसाइड कि माने वो जिस जो जीन्स जो अगर ठीक तरह से फंक्शन करते हैं तो जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जैसे फ्रूट फ्लाई या ह्यूमन बीइंग जो भी है वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है अगर जीन्स सब ठीक ठाक हो। अगर जीन्स में म्यूटेशन हो तो प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। तो मुझे इंटरेस्ट ये था कि ये जो मोलेकुलर बायोलॉजी है जिसमें आप डीएनए वगैरह पढ़ रहे हैं, तो ये इसके बारे में ये डीएनए जो है आफ्टर ऑल ये इसमें जीन्स ही तो लिखे हुए हैं इस डीएनए में। तो इसको लेके आप जीन्स की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं? और इसको कहते हैं मोलेकुलर जेनेटिक्स माने मोलेकुलर बायोलॉजी और जेनेटिक्स का कॉम्बिनेशन मोलेकुलर जेनेटिक्स। तो मुझे इसमें इंटरेस्ट आने लगा जब मैं वहाँ केम्ब्रिज में थी। मैंने वहाँ पीएचडी इसमें नहीं की थी, मेरी पीएचडी बिल्कुल प्योर मोलेकुलर बायोलॉजी में थी। तो मुझे मोलेकुलर जेनेटिक्स में जो इंटरेस्ट आया तो उस जमाने में जब मैं पीएचडी कर रही थी मैं वापस हिंदुस्तान आई थी और टीआईएफआर विजिट किया एक बारी और वहाँ उबैद सिद्दीकी साहब से बात हुई थोड़ी बहुत। तो उनसे मैंने बात किया और वो समझी कि वहाँ पे जो है ये जो फ्रूट फ्लाइज हैं इसमें ये मोलेकुलर जेनेटिक्स का ये जो पढ़ाई है जरा कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि आप मोलेकुलर बायोलॉजी भी करना चाह रहे हैं जेनेटिक्स भी करना चाह रहे हैं और एक ही चीज में करना चाह रहे हैं तो ये फ्रूट फ्लाइज काफी एक जिसे कहते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म है इसमें ये पढ़ाई काफी माने हो सकती है आसानी से तो नहीं लेकिन हो सकती है उस जमाने में ये इस तरह की पढ़ाई ह्यूमन बीइंग्स या और ऑर्गेनिजम्स में जैसे चूहा है ये सब है उसमें मुश्किल था काफी मुश्किल था करना तो इस चीज की वजह से मैंने फ्रूट फ्लाइज में काम करना शुरू किया और क्योंकि ये उबैद सिद्दीकी साहब के यहाँ उनकी लैब में इस तरह का काम शुरू हो गया था और मुझे काफी इंटरेस्ट था कि मैं वापस हिंदुस्तान में आके काम करूं तो मैंने पीएचडी के बाद सीधे उनके लैब में ज्वाइन किया और वहां पे इस तरह का काम शुरू किया फ्रूट फ्लाइज के साथ काम शुरू किया और ये बात के फ्रूट फ्लाइज से माने अगर आप पढ़ाई करें तो उससे माने आगे की बातें कैसे समझ सकते हैं तो ये तो
बिल्कुल ठीक से मालूम है कि जो फ्रूट फ्लाइज के जो जीन्स हैं, जो उनमें डीएनए है, उसमें से कम 60-70% जो है वो बिल्कुल ह्यूमन बीइंग से मिलता-जुलता है, बहुत ही सिमिलर है। और जिस तरह से वो वहाँ उसमें बहुत सारी बातें जो समझी गई हैं फ्रूट फ्लाई से, वो सब समझ के माने ह्यूमन बीइंग्स का बिहेवियर, ह्यूमन बीइंग्स का डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें उसमें समझने की पॉसिबिलिटी हुई है फ्रूट फ्लाई से जेनेटिक्स करके। तो ये लोग उस ज़माने में समझना शुरू किया था, लेकिन जितने साल से मैं पढ़ रही हूँ तो ये समझ माने और भी बढ़ गई है। और बहुत सारे डिस्कवरीज फ्रूट फ्लाइज में हुई हैं जो इस वक्त ह्यूमन बीइंग्स में उसकी वजह से माने समझ बढ़ चुकी है। जी, तो आप एक बार अपनी तो थोड़ा सा रिसर्च पर भी थोड़ी सी रोशनी आम जबान में जितना आप डाल सकें। जितनी आम जबान में कर सकती हूँ, जरूर जरूर। जी, कैल्शियम हाँ हाँ, मैं असल में मैं सबसे आम जबान में ये कहूंगी कि जो ब्रेन में जो सेल्स होते हैं, न्यूरॉन्स, वो बाहर के जो सिग्नल्स आते हैं उसको डिकोड करते हैं न्यूरॉन्स। पहले उसको उसमें कुछ उनमें जो मॉलिक्यूल्स जो है न्यूरॉन्स के अंदर, वो कुछ बदलते हैं जब बाहर से सिग्नल आता है, और वो मॉलिक्यूल्स बदलते हैं तो उससे वो न्यूरॉन जो है वो फिर आगे जाके दूसरा इंफॉर्मेशन आगे वाले न्यूरॉन को देता है। अगर इसको कहते हैं सिग्नलिंग। तो जो अगर ये सिग्नल जो है जो बाहर से आता है, अगर वो न्यूरॉन उसको ठीक से डिकोड नहीं कर पाता है, अगर उसको ठीक से पढ़ नहीं सकता है, उसका जो आउटपुट है वो उसको ठीक से नहीं दे सकता है, तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा इसकी वजह से। और ये जो है ये सब मॉलिक्यूल्स पे बेस्ड है। तो जो मैं जो पढ़ती हूँ वो इसी तरह की सिग्नलिंग मैकेनिज्म है, लेकिन ये कैल्शियम पे बेस्ड है। और हमारी कोशिश ये है समझने की कि अगर ये इस तरह का मैकेनिज्म, फर्स्टली हमारे कोशिश है कि ये मैकेनिज्म से न्यूरॉन्स किस तरह से बदलते हैं, इनमें क्या होता है, किस लिए ये चाहिए है, क्योंकि हमें मालूम है कि ये न्यूरॉन्स में चाहिए है, लेकिन किस लिए चाहिए है, ये क्या करता है, ये सब हम लोगों ने फ्रूट फ्लाई से पढ़ के समझने की कोशिश की है। और इससे जो समझ हमारी बढ़ी है, उसको लेके अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसी समझ को ह्यूमन न्यूरॉन्स में ट्रांसलेट करें, क्योंकि हमें मालूम है कि एक इसमें से जो एक कैल्शियम का जो मॉलिक्यूल है, जिस जो जो कैल्शियम को माने उसके लेवल्स को बदलता है सेल के अंदर, अगर वो मॉलिक्यूल में कुछ खराबी आ जाए तो ह्यूमन बीइंग्स में डिजीज, एक न्यूरोडिजेनरेटिव डिजीज होता है जिसकी वजह से चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, उसे कहते हैं अटैक्सिया। तो हमारी कोशिश यही है कि अगर हम ये सब समझ लें कि किस तरह से हो रहा है और इसको अगर रोकने की कोशिश करें, तो इस समझ से ये रोकने की कोशिश हो सकती है। इस वक्त अटैक्सिया के लिए कोई दवा नहीं है। तो सबसे बस ये सब आई वुड से ये हमारा सॉर्ट ऑफ गोल है कि हम इसमें पहुंचे, लेकिन इसको पहुंचने के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कदम लेने होते हैं, और वो छोटे छोटे कदम फ्रूट फ्लाई के थ्रू, फिर हम लोगों ने चूहे में भी थोड़ा सा काम किया है उसके थ्रू, अब ह्यूमन न्यूरॉन्स में काम कर रहे हैं उसके थ्रू, इन सब को करके आगे पहुंचने की कोशिश हो रही है। जी, चलिए, उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, आपने काफ़ी आसान ज़बान में समझाया। इसके बाद एक और चीज़, जैसे कि आपने खुद भी कहा है कि आप कैम्ब्रिज गईं, कम वक्त में वहाँ पर पीएचडी हो जाती है, बहुत सी जगह हो जाती है, हिंदुस्तान में नहीं हो पाती है, ये एक चीज़ है। हिंदुस्तान में फंडिंग्स की भी प्रॉब्लम है, हम सब जानते हैं। मतलब फंडिंग जो फेलोशिप आ रही हैं वो भी वक्त पे नहीं आती हैं, कई बार आती हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में जो मार्जिनलाइज्ड तबका है हमारी कंट्री का, जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है, और ख़ास तौर पे जैसे लड़की पर कम खर्च करेगा इंसान, या गांव का आदमी ये सोचेगा कि चलिए, या फिर नॉर्थ इंडिया में तो एक ट्रेंड है कि डॉक्टर या इंजीनियर, इसके आगे कुछ, ठीक है। तो ऐसे में अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता हो, भले ही मतलब बायोलॉजिकल साइंसेज में ही अगर हम बात करें, तो आपकी क्या सलाह है, किस तरीके से उसे परसू करना चाहिए, और अगर मतलब किस तरीके से वो इस गोल की तरफ बढ़ सकता है कि वो एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बने। बहुत से लोगों को हमने देखा है, बहुत सी लड़कियां, मतलब हम खुद जानते हैं कि पीएचडी करते 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 एक पॉइंट पर थकान आ जाती है, या फिर उस तरीके से वो परसू नहीं कर पाए हैं। मेरे खुद जान पहचान में ऐसे लोग हैं।
तो इसके बारे में आपकी क्या सलाह है कि किस तरीके से परसू करें कि एक सक्सेसफुल करियर साइंसेज में बना सके? बनना देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि एक ये हम लोगों के जहन में एक बात बैठी रहती है कि सक्सेसफुल साइंटिफिक करियर वो है जो कि कोई रिसर्च इंस्टीट्यूट में रिसर्च करता है। और बाकी माने मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत सारे और करियर्स हैं जो आप पीएचडी करने के बाद कर सकते हैं, जो माने भी सक्सेसफुल हैं। क्योंकि पीएचडी जो लोग कर तो पीएचडी तक पहुंचना ही मुश्किल होता है काफी लोगों के लिए। और उसमें तो माने इस वक्त जो जो कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, कोशिश हो रही है, मेरे ख्याल से शायद कुछ उम्मीद है मुझे कि बेहतर हो जाएगा। पीएचडी करने के बाद आप लोग माने सब लोगों को जरूरी नहीं है कि वो रिसर्च करियर में ही जाएं। काफी कुछ और ओपनिंग्स हो रही हैं अब तो। इंडस्ट्री में काफी बायोटेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री खूब बढ़ रही है, एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर पीपल। उनको बहुत हमारे यहाँ भी इंस्टीट्यूट में भी आते हैं, पूछते हैं कि कोई है इसमें इंटरेस्टेड या नहीं। और उसके अलावा ये साइंस कम्युनिकेशन में बहुत इंटरेस्ट है, और मेरे लैब से ही एक लड़की अब साइंस कम्युनिकेशन कर रही है। तो असल में लड़कियां फॉर सम रीजन काफी अच्छी होती हैं साइंस कम्युनिकेशन में, ज्यादा अच्छा काम करती हैं। कुछ उनमें अंदर से कुछ एक इंटरेस्ट होता है, कुछ ड्राइंग्स वगैरह करती हैं, जो भी है। तो बात काफी लड़कियों को जानती हूँ जो काफी अच्छा साइंस कम्युनिकेशन कर पाती हैं। तो इस तरह की दूसरी दूसरी जॉब्स खुल रही हैं, खुलना शुरू हो गई हैं, जिसको लोग बिल्कुल उसका कुछ ज्यादा अहमियत नहीं देते। लेकिन मेरे ख्याल से इसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि पीएचडी के बाद जरूरी नहीं है कि आप हमेशा एक रिसर्च करियर करें, उसमें और बहुत सारे ओपनिंग्स हैं। रिसर्च करियर करने के लिए फिर बहुत आपको एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मैं इसी में काम करूंगी, और कुछ एक आइडिया होना चाहिए कि कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, किस तरह का काम करना है। अगर आप ऐसा सोचें कि मैं बस जो काम मैं इतने साल से कर रही थी मैं यही करती रहूंगी, आगे करती रहूंगी, तो उससे तो कोई फायदा नहीं। क्योंकि एक नई बात आपको कोशिश करके देखनी है कि क्या है क्या नहीं है। तो इससे इसके बारे में थोड़ा सोच के करना होता है। और इसके लिए मेरे ख्याल से तो पीएचडी के बाद लोग लड़कियों को और मेरे ख्याल से लड़कों को भी, सबको काफी मेंटरिंग की जरूरत है। उनको करियर मेंटरिंग की जरूरत है, जो हमारे देश में नहीं होता है। क्योंकि उनको समझना चाहिए कि इसके आगे जो हम बढ़ेंगे तो उसमें हमारे सामने क्या मुश्किलें आएंगी, क्या नहीं आएंगी, क्या मेरा जो मेरा कैरेक्टर है वो इसके लिए सूटेबल है नहीं है। तो इस मेंटरिंग की बहुत जरूरत है। और ये हमारे मेरे ख्याल से तो ये हर करियर के स्टेप पे होनी चाहिए, और डेफिनेटली पीएचडी के बाद तो डेफिनेटली होनी चाहिए। जी। इसके अलावा एक छोटी सी बात और है, जैसे कि आप में एक गवर्नमेंट पॉलिसी है कि लड़कियों का जिनका करियर ब्रेक आ जाता है शादी की वजह से या फिर प्रेगनेंसी की वजह से, उसके लिए काफ़ी फेलोशिप्स अब करियर ब्रेक के लिए आती हैं, उसको लेकर, या फिर और ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि शादी होती है, कई बार लड़कियां ये प्रेफर करना चाहती हैं कि जहां पर उनके हस्बैंड रह रहे हों वहीं वो भी रहें, जो कि एक कॉमन सी चीज है। तो ऐसे में इन सब चीजों को आप करियर के तौर पर आप कहाँ पर रखते हैं कि मतलब इससे कैसे डील किया जाए? एक तो करियर ब्रेक हो गया, दूसरा रीलोकेशन या लोकेशन, जो कि हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं औरतें ज्यादा कर रही होती हैं। औरतें ज्यादा करती हैं, जी हाँ। इसीलिए मैंने शुरू से ही कहा था कि मैंने फैमिली की सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो अभी इनफैक्ट इस वक्त ही मेरे पास एक लड़की का खत आया है, वो आना चाहती है, मेरे लैब में काम करना चाहती है, और उसकी अभी अभी शादी हुई है कोई 1-2 महीने पहले। तो मैंने बिल्कुल उसको ये लिख के कहा कि तुम्हारी अभी शादी हुई है, तुम क्यों छोड़ के आना चाहती हो इस वक्त। वो कह रही थी, उसने लिखा मुझे कि नहीं, मैंने अपने मियाँ से, अपनी मदर इन लॉ से सबसे बात कर ली है, सब लोग चाहते हैं कि मैं अपना काम करूं और बढ़ूं आगे। तो माने इस तरह से अगर आपकी फैमिली के साथ कुछ सुलझी सी बात हो सकती है और आप इस तरह से कर सकते हैं, तो फिर तो लड़कियां बढ़ ही सकती हैं। लेकिन जहां इसकी प्रॉब्लम्स हैं वहां पे फिर मेरे ख्याल से लड़कियों को सोचना चाहिए कि वो कहाँ किस तरह से जाना चाहती हैं।
कहाँ जाना चाहती हूँ, क्योंकि लड़ झगड़ के तो फिर मुश्किल हो जाती है काफ़ी, उससे फिर काम-वाम नहीं हो पाता है। और फाइनली तो फिर अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं या साइंस करना चाहते हैं या जो भी आपकी जॉब है, अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं, तो लोग तो यही चाहेंगे कि आप अपना पूरा दिल लगा के उसमें काम करें। तो अगर ये नहीं हो सकता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो मैं फिर से यही कहूँगी कि इसको भी सुलझाने के लिए थोड़ा, और इसके लिए मेरे ख़्याल से सोसाइटी में थोड़ा बहुत चेंज तो आना ही होगा। उसके बगैर तो मुश्किल है, और सोसाइटी में चेंज आएगा जब लड़कियाँ और पढ़ेंगी, जब और पढ़ेंगी। तो ये एक सर्कुलर सा आर्गुमेंट है, लेकिन इसके बगैर तो मैं नहीं समझ सकती कि ये चेंज हो सकता है, ये बदल सकता है। जी, 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 जी। शुक्रिया गैती साहिबा। आज हमारे साथ थी गैती साहिबा, साइंटिस्ट थी। उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं, किस तरीके से स्ट्रगल्स होती हैं और उनसे कैसे डील किया जाए, जो कि उनकी अपनी ज़िंदगी के कुछ एक्सपीरियंसेस भी थे। और अगले एपिसोड में हम मिलेंगे किसी और हस्ती से। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। ओके, खुदा हाफ़िज़।